वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम वापस आ गए हैं फिर से अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11 फ्रॉम द चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि जब दो ब्लॉक्स एक साथ मूव करते हैं और वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो उनका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे और उनके बीच में क्या कोई फोर्स लगेगी, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं और उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस चीज़ को लेकर आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक बहुत हद तक लास्ट लेक्चर जैसा ही है, जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ स्ट्रिंग से बंधे हुए थे और हम वहाँ पर दोनों का एक्सेलरेशन एक साथ कैलकुलेट करते थे। एक्सेलरेशन निकालने का मेथड सेम रहेगा और वहाँ पर हम स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कैलकुलेट करते थे, लेकिन आज टेंशन फोर्स नहीं है। आज क्या है, आज जब दो ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, मैंने देखा है बच्चों को, लेकिन आज इस क्वेश्चन की ये सारी परेशानी हमें दूर कर देनी है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक और चेक करते हैं कि कैसे ये रिएक्शन फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स हम निकाल सकते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं और एक साथ मूव करते हैं, और ये फोर्स लगती भी क्यों है ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए डायग्राम एक बना हुआ है हमारा ऑलरेडी स्क्रीन पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 17। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 17 होने वाला है, 17। और इस टॉपिक में हमें सीखना है कि कैसे रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट की जाती है। देखो अब यहां पर रिएक्शन फोर्स आएगी क्यों, सबसे पहले हमें ये देखना है। ठीक है ना, जैसे ही मैं चाहता हूं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करें तो मुझे इनके ऊपर पीछे से फोर्स लगानी होगी, पुशिंग फोर्स इसको बोलते हैं, पुशिंग फोर्स, पुश करना होगा। अगर मैं पुल करने की कोशिश करूंगा, मतलब मैं ऐसे खींच कर लेकर जाऊंगा तो जो ब्लॉक आगे है वही चला जाएगा, पीछे वाला ब्लॉक रखा रह जाएगा, तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, आप सोचो कि अगर मैं ऐसे इसको M2 को ऐसे पुल करूंगा तो बस M2 चला जाएगा ना, क्योंकि M1 उसके कॉन्टैक्ट में है, उसके साथ हमने उसको बांधा नहीं है किसी भी तरीके से, बस कॉन्टैक्ट में रखा है। तो अगर कॉन्टैक्ट में रखे हुए दो ब्लॉक्स हो या कुछ या दो से भी ज्यादा ब्लॉक्स हो, आप चाहते हैं सारे एक साथ मूव करें, सबसे पीछे वाले ब्लॉक पर जाइए, फोर्स लगाइए, पुशिंग, पुश करिए, सारे ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे। जब सारे ब्लॉक्स एक साथ मूव करते हैं तो एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। टोटल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम डिवाइड बाय मास ऑफ द सिस्टम, जो पिछली वाली क्लास में भी हमने सीखा हुआ है। लेकिन ये यहाँ पर रिएक्शन फोर्स क्या है और ये कहाँ से आई। अब देखो, जब मैंने ब्लॉक M2 वाले ब्लॉक पर अपनी फोर्स लगाई है तो M2 वाले ब्लॉक पर जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा तो M2 वाला ब्लॉक तो मूव करेगा। अब डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, M2 वाला ब्लॉक तो मूव करेगा ही करेगा, लेकिन M1 वाला ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है, M1 मास वाले ब्लॉक पर किसने फोर्स लगाई है, वो क्यों मूव कर रहा है। अब अगर मैं इसका आंसर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करूं तो इसका मतलब ये हुआ वो मूव करेगा, उसके पास भी वही एक्सेलरेशन आएगा जो M2 के पास आ रहा है, बिकॉज उसके पास भी कहीं ना कहीं से फोर्स तो लगी है, एक्सटर्नल फोर्स लगी है। वो किसने लगाई है बच्चों, वो फोर्स लगाई है M2 ने M1 के ऊपर। देखो हमने फोर्स लगाई M2 के ऊपर, M2 ने M1 को प्रेस किया, पुश किया, मतलब M1 ने M2 के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाई है, कुछ काम करा है, कोई एक्शन करा है। ठीक है ना, यहाँ पर उसने एक्शन करा है, तो M2 ने M1 के ऊपर एक्शन करा है इस डायरेक्शन में, एक्शन, चलिए मैंने उसको A लिख दिया है। अब अगर M1 के ऊपर एक्शन हुआ है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन M1 उसका रिएक्शन देगा M2 को, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो अब M1 M2 को वापस से रिएक्शन भी तो देगा, ये रिएक्शन हो गया R, और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं ना, एक्शन और रिएक्शन दे आर इक्वल एंड अपोजिट। देखो अपोजिट तो बना दिए हैं डायग्राम में और ये एक दूसरे के इक्वल भी रहेंगे। बस यही रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम ही है, यही रिएक्शन हमसे पूछी जाती है इस क्वेश्चन में कि रिएक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स बताइए, या फिर इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहा जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स बताइए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल फंडा होता है लॉज ऑफ मोशन में, कोई भी चीज़ पूछिए अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जानते हो तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में हम कैसे पढ़ेंगे। तो टॉपिक नंबर 17, रिएक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे इनका लिख देना है एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो यहां से आप देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो यही है ना F, तो F लिखूंगा, और टोटल मास कितना है M1 प्लस M2। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट इस कॉमन एक्सेलरेशन के साथ इधर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर कोशिश करेंगे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिएक्शन फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट हो जाए। देखो पहले मैं बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम
M1 वाले ब्लॉक का। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट्स को एज अ पॉइंट कंसीडर करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। M1 ब्लॉक, उसका वेट नो डाउट नीचे लगेगा। रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से जो मिला वो ऊपर लगेगा N1, और इसको एक्शन मिला है ना, इधर ऐसे करके एक्शन मिला है, तो मान लीजिए वो एक्शन जो है वो R है, एक्शन इज R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्शन इज R, और इसका एक्सेलरेशन A इधर है। फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया है M1 का। M2 का भी बना सकते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। M2 को इधर से एक फोर्स लगी है F, और इस एक्शन के बदले वापस से रिएक्शन मिला है ना, ये वाला एक्शन के बदले वापस से रिएक्शन मिला है, तो ये रिएक्शन हो गया। एक्शन रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, तो अगर एक्शन R लिया है तो रिएक्शन भी R होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उसका खुद का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ग्राउंड से उसको नॉर्मल रिएक्शन मिला N2, और वो भी इधर A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम दोनों के कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे R कैलकुलेट करना है। R कैलकुलेट करने के लिए अगर आप जिस एंड से फोर्स लगाई है उस एंड से लास्ट वाले एंड के तरफ जाएंगे, वहां से ऑब्जेक्ट उठाएंगे, उससे अगर रिएक्शन निकालेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इससे कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अभी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मैंने सरफेस क्या लिया है, स्मूथ, आपने देख ही लिया होगा स्मूथ सरफेस है। अभी फिर थोड़ी देर के बाद में हम ये सरफेस रफ भी लेने वाले हैं, रफ पर भी देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन बोलती है हमसे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू इस ऑब्जेक्ट का मास इनटू इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो लगा दो, एक्सेलरेशन की लाइन में जो फोर्स लग रही है वो लगा दो। उसकी लाइन में फोर्स लग रही है सिर्फ और सिर्फ R इज इक्वल्स टू, इसका मास है M1 और इसका एक्सेलरेशन A की वैल्यू है F अपॉन M1 प्लस M2, F अपॉन M1 प्लस M2। सो ये रिएक्शन मेरा कैलकुलेट हो गया। देखिए एक ही स्टेप में रिएक्शन कैलकुलेट हो गया है, M1 F अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज द रिएक्शन विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स। इतना रिएक्शन काम कर रहा है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास M1, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास M1 इज R ओनली, है ना। और कई बार ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास M2, तो M2 पे नेट फोर्स कितनी लग रही है बच्चों, F माइनस R। F तो एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी और फिर वापस से उसके ऊपर रिएक्शन लगा ना R अपोजिट टू द फोर्स F, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस विल बी F माइनस R, ठीक है। तो इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास M2 इज F माइनस R। ये भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में। और अगर आप चाहते हो कि मैं तो R यहां से कैलकुलेट करूंगा, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू MA लिखो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है, और सॉल्व करके देखो R का आंसर यही आएगा। अगर आपका R का आंसर सेम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आई एम गेटिंग द सेम आंसर, और नहीं आ रहा है तो अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर करें, आपकी प्रॉब्लम को हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी मैंने देखो रिएक्शन फोर्स निकाला है, जब इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में और एक साथ मूव करें। क्या ये क्वेश्चन दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए भी पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। 3 हो जाएं ऑब्जेक्ट्स, 4 हो जाएं, या और भी ज्यादा हो जाएं, उसको कैसे करेंगे? क्या इसको करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी बताएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम 3 ऑब्जेक्ट्स अगर आ जाएं तो कैसे करते हैं, चेक करते हैं और सीखते हैं कि कोई शॉर्ट ट्रिक भी है कि नहीं। तो मैं 2 ऑब्जेक्ट वाले केस को चलिए मैंने कर दिया है फर्स्ट केस ऑफ टुडे, केस A। अब हम सीखेंगे इसका सेकंड केस, या कह लें सेकंड एग्जांपल, जहां पर वी विल बी हैविंग 3 ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। देखो, ब्लॉक ऑफ मास M1, another block placed in its contact of mass M2 and another block of mass M3 हमने इसके कांटेक्ट में रख दिया है। नीचे वाला सरफेस स्मूथ ले लेना है। अभी हम स्मूथ सरफेस लेकर चलेंगे, फ्रिक्शन वाला केस नहीं ले रहे हैं। और पुशिंग फोर्स लगा दी मैंने इसके ऊपर। चलिए इस बार पुशिंग फोर्स इधर से लगाते हैं, F फोर्स लगा दी है, ठीक है। अब F फोर्स लगाने के बाद क्या सबसे पहले हमें चेक करना है, क्या ये तीनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे? यस, एक साथ जाएंगे। ये तीनों ब्लॉक बिल्कुल मुझे दिख रहा है कि ये तीनों ब्लॉक का एक ही सिस्टम बन चुका है, ये एक साथ जाएंगे क्योंकि सबसे पीछे वाले ब्लॉक से पुश कर रहे हैं हम लोग। एक साथ जाएंगे तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन होगा, एक ही एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन होगा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज F अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज
M1 प्लस M2 प्लस M3, इतना इसका एक्सेलरेशन, हर ब्लॉक का यही एक्सेलरेशन। अब मुझे रिएक्शन फोर्स निकालना है। अब चेक करो यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट्स है ना, एक कॉन्टैक्ट तो है बिटवीन द ब्लॉक्स M1 एंड M2 और एक कॉन्टैक्ट है यहाँ पर। सपोज यहाँ वाले रिएक्शन को मैं मान लेता हूँ R2 और M1 M2 के बीच में जो कॉन्टैक्ट है उस रिएक्शन को मैं मान लेता हूँ R1। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम M1 M2 M3 तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर आ जाए। कौन सा लॉ लगाएंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ लगाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं कोशिश। सबसे पहले M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। M1 के ऊपर नेट फोर्स लग रही है F, और क्योंकि M1 M2 के कांटेक्ट में है, देखो ध्यान से आप, तो M1 ने M2 के ऊपर एक्शन करा होगा R1 करा है ना एक्शन, तो इसके बदले में M2 ने M1 के ऊपर रिएक्शन कर दिया होगा R1, ठीक है ना। वेट लगा लीजिए M2 जी, और इसका नॉर्मल रिएक्शन N2, और इसका एक्सेलरेशन A इधर है, ठीक है। इसका भी एक्सेलरेशन A इधर है, इसका नॉर्मल रिएक्शन N1 है, और इसका वेट M1 जी नीचे की तरफ है। अभी M3 का भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों बनाना है। जब तक आप तीनों के तीनों फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक किसी भी ऑब्जेक्ट की इक्वेशन मत बनाइए, अदरवाइज गलती हो जाएगी। क्योंकि कुछ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वो तभी हमारे डायग्राम में कंप्लीट होती हैं जब हम सारे ब्लॉक्स के डायग्राम कंप्लीट कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। क्या बताया है कि नोट करो इस चीज़ को, कि फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ ऐसी फोर्सेस हमेशा रहती हैं, स्पेशली वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस या एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती हैं जो तभी कंप्लीट होती हैं जब आप सिस्टम के अंदर सारे ब्लॉक्स के डायग्राम को कंप्लीट कर लोगे। कैसे? देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आप बताओ, M2 ने M3 के ऊपर एक्शन लगाया है ना, वो एक्शन कितना है? R2। तो M3 ने वापस इसका रिएक्शन इस पे लगा दिया होगा R2। देखिए अब कंप्लीट हुआ है M2 का डायग्राम, अभी तक M2 का डायग्राम कंप्लीट नहीं था, ठीक है। कब हुआ है कंप्लीट? जब आप M3 के डायग्राम को बना रहे हो तब जाकर M2 का डायग्राम कंप्लीट हुआ है, ओके। तो अपार्ट फ्रॉम दिस M3 का वेट नीचे लगेगा और इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा N3, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A। नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम्स आर कंप्लीट फॉर द 3 ब्लॉक्स। अब मुझे R2 निकालना है सबसे पहले, और मैंने अभी आपको बताया था लास्ट वाले टॉपिक में A में कि आपको जब भी R निकालना हो, रिएक्शन फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना हो, तो आप सबसे लास्ट वाले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो। सबसे लास्ट वाला ऑब्जेक्ट M3 है यहाँ पर, क्योंकि इधर से फोर्स लग रही है ना, तो सबसे लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है M3, तो इससे स्टार्ट करो। देखो अब इससे स्टार्ट अगर मैं करूँगा तो आई विल गेट द आंसर एज R2 का आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मुझे डायरेक्ट लिखना है। R2 का आंसर मेरा हो जाएगा M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे R1 कैलकुलेट करना है। R1 मुझे यहाँ से या यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। चलिए मैं M2 वाले ब्लॉक से कैलकुलेट करूँगा। ये M2 वाला ब्लॉक है, दिस इज M2, इससे मैं कैलकुलेट करूँगा। तो मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इन द लाइन ऑफ एक्सेलरेशन इज, देखो एक्सेलरेशन इधर हो रहा है ना, एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है, तो इस तरफ लगने वाली फोर्स है R1 और इससे अपोजिट फोर्स है R2। ध्यान से देखिएगा, तो इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है ना। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाली फोर्स बड़ी होएगी, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू, इसका मास है M2 और इसका एक्सेलरेशन A, आप यहाँ से कॉपी करेंगे, R2 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, और R1 का जब आप आंसर लिखेंगे, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, आप चेक करिएगा इसको सॉल्व करके कि क्या आंसर आ रहा है। तो जब मैं आंसर लिखूंगा तो आई विल फाइंड द आंसर टू बी एज M2 प्लस M3 अपॉन M2 प्लस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये मेरा R1 का आंसर आएगा, ये R1 का आंसर आएगा, दिस विल बी द आंसर फॉर R1, ठीक है ना। देखो आप
कैसे मैंने लिख दिए? क्या कोई शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ? यस, मैं शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ और आपके साथ वो शॉर्ट ट्रिक शेयर भी करने वाला हूँ। देखो किस तरीके से वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर काम कर रही है। चलिए पहले मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, जो आपको मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था R2 कैलकुलेट करने के लिए। देखिए बहुत सिंपल है। जब आप सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पर, यूजिंग सेकेंड लॉ, तो आप लिखेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है बच्चों? एक्सेलरेशन की लाइन में सिर्फ और सिर्फ R2 लग रही है ना, तो मैं लिखूंगा R2 इज इक्वल टू इसका मास कितना है? M3 है ना, यस मैं लिखूंगा M3। और ए की वैल्यू ये है ना, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो जब मैं ए की वैल्यू लिखूंगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, तो क्या मेरे पास आंसर नहीं आ गया है जो नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है? मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा था, चलिए ये भी मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो जब भी आपको कॉन्टेक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर लिखनी हो, तो आपको क्या करना है? जिस कॉन्टेक्ट पे भी आपको फोर्स लिखनी है, आप ध्यान से सीखिएगा इस शॉर्ट ट्रिक को। सपोज मुझे इस वाले कॉन्टेक्ट पर रिएक्शन फोर्स पता करनी है, कितनी है ये R2, तो उस कॉन्टेक्ट से आगे वाला मास उठा लीजिए। उस कॉन्टेक्ट से आगे वाला मास, देखो इधर से फोर्स लग रही है ना, तो इधर से फोर्स लग रही है, तो इस कॉन्टेक्ट के आगे वाला मास, ये वाला मास हुआ, वो उठा लीजिए। तो मैं इसको लिखूंगा मास अहेड, आगे वाला मास। और उसको आप एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में। देखो ध्यान से, मास अहेड इनटू एक्सेलरेशन, अगर मैं इस वाले कॉन्टेक्ट पर इसको अप्लाई करता हूं, तो इस कॉन्टेक्ट से आगे कितना मास है? M2 प्लस M3, वो मैंने लिखा M2 प्लस M3, ठीक है ना। इनटू एक्सेलरेशन कितना है? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, वो मैंने लिख दिया। तो दिस इज द आंसर फॉर R1। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, उससे ही आएगा, वैसे ही आएगा बिल्कुल, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, आंसर सेम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि यस आई हैव गॉट द सेम आंसर फॉर रिएक्शन R1, और आएगा आपका आंसर सेम। एक बार में नहीं आ रहा है, दोबारा कैलकुलेट कीजिए, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 3 से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो वहाँ पर भी आप इस ट्रिक को यूज़ करें और वहाँ पर आप आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली विद इन फ्यू सेकेंड्स। ये ट्रिक आपको हर जगह काम में आएगी, अनटिल एंड अनलेस एक अपोजिंग फोर्स इस सिस्टम पे इधर से ना लग जाए, कोई और F1 या F2। अगर इधर से भी कोई फोर्स लग गई तो कैसे करेंगे? क्या यह ट्रिक जब भी काम आ सकती है? उसको भी देख लेते हैं, सी पार्ट स्टार्ट करते हैं उसके लिए, ठीक है ना। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द पार्ट सी। सी पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास, चलिए 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। M1 मास का ऑब्जेक्ट है, M2 मास का ऑब्जेक्ट है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, और हमने एक फोर्स इधर से लगाई है F1 और एक फोर्स इधर से लगाई है F2। तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई, तो क्योंकि अपोजिट है तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो जाएगी, सिस्टम मूव ही नहीं करेगा, ठीक। लेकिन अगर ये दोनों फोर्सेस अनइक्वल हैं तो हमें पता होना चाहिए विच फोर्स इज ग्रेटर। सपोज F1 इज ग्रेटर देन F2, तो इससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस डायरेक्शन में मोशन आएगा, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। तो क्योंकि F1 फोर्स बड़ा है तो ये सिस्टम इधर मूव कर जाएगा F1 के डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन इधर आएगा। और एक्सेलरेशन का आंसर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सेलरेशन का आंसर होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, वो हो जाएगी बेटा F1 माइनस F2, यही हो जाएगी ना। F1 इधर लग रही है, F2 इधर लग रही है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। F1 माइनस F2 इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज M1 प्लस M2। तो एक्सेलरेशन तो ये होएगा, दिस गोइंग टू द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन यही होएगा। अब मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से इस कॉन्टेक्ट पे कितना कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है, कितना रिएक्शन लग रहा है, क्या एक्शन रिएक्शन लग रहा है, वो कैलकुलेट करूंगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं एक बार। M1 का भी बनाएंगे, M2 का भी बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों ब्लॉक्स का डायग्राम बनाना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं वो तभी हमें समझ में आती हैं कंप्लीट जब हम दोनों का डायग्राम बना लेते हैं। पहले इसका वेट लगा लो M1G नीचे, इसका नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस से मिला N1, इसका वेट M2G नीचे, इसको भी नॉर्मल रिएक्शन मिला होगा N2। अब आप चेक करो, इसके ऊपर जो फोर्स लगी है वो है F1। और भी कुछ लगा क्या? यस, M1 ने M2 को इधर प्रेस करा है, ठीक है, एक्शन करा है, तो इसके ऊपर लगा होगा एक्शन R।
बदले में M2 ने इसको दे दिया होगा रिएक्शन R, और M2 के ऊपर इधर से भी एक फोर्स लग रही है F2, और एक्सेलरेशन इन दोनों का इस डायरेक्शन में है A। अब दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे रिएक्शन निकालना है, तो रिएक्शन इस डायग्राम में भी है और इस डायग्राम में भी है। कोई से भी डायग्राम को सॉल्व कर दीजिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, आपका R आ जाएगा। चलिए इसको मैं कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। इफ़ आई एम यूजिंग, चलिए अब यहाँ पर हम ये रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे और हम यूज़ करेंगे लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को, M2 ब्लॉक वाले, M2 मास वाले ब्लॉक को। तो अब मैं यहाँ पर अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करता हूँ, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके मैं यहाँ पर एक इक्वेशन हमेशा लिखता हूँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। नेट एक्सटर्नल फोर्स, अब इस पे देखो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की लाइन में कितनी नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में R डेफिनेटली वही बड़ी फोर्स होगी, देन F2 वो उससे अपोजिट लग रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इधर जा रहा है ना, तो R माइनस F2 इज इक्वल्स टू इसका मास M2 इंटू इसका एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन है ऑलरेडी कैलकुलेटेड F1 माइनस F2 अपॉन M1 प्लस M2। तो अगर मुझे R लिखना है तो R इज इक्वल्स टू F2, चलिए पहले R इज इक्वल्स टू M2A प्लस F2। अब ये बड़े काम की इक्वेशन है, इसमें मैं वैल्यूज लगा देता हूँ। M2A की वैल्यू F1 माइनस F2 अपॉन M1 प्लस M2, ये A की वैल्यू मैंने यहाँ पर लगा दी है, प्लस F2, ये मेरा रिएक्शन फोर्स आ गया। इसको आप कॉन्टैक्ट फोर्स बोलो, रिएक्शन फोर्स बोलो, जो भी है ये आ गया। दिस इज द रिएक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ M1 एंड M2, ठीक है ना। लेकिन मैंने अभी आपको बोला ये बहुत काम की रिलेशन है। ये काम की रिलेशन क्यों है? क्योंकि यही वो रिलेशन है जो मुझे यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताएगी, जो शॉर्ट ट्रिक मैं यूज कर सकता हूँ इन केसेस में जहाँ पर दोनों साइड से फोर्सेस लग जाती हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक यही है। क्या है शॉर्ट ट्रिक? देखो, रिएक्शन जब भी आपको लिखना हो, रिएक्शन फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग टुगेदर, तो आपको क्या करना है? M2 का मतलब क्या है? उस कॉन्टैक्ट से आगे वाला मास, मास अहेड, आगे वाला मास अहेड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, प्लस कौन सी फोर्स? अपोजिंग फोर्स। अब जो इसको अपोज कर रही है सिस्टम को, जो F1 तो पुशिंग फोर्स है ना, वो ले जा रही है अपने डायरेक्शन में, F2 उसको अपोज कर रही है, प्लस द अपोजिंग फोर्स। ये ट्रिक अगर आप यूज कर लोगे तो ये ट्रिक आपको यहां पर हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स बताएगी, बिल्कुल ठीक बताएगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखो पहले वाले शॉर्ट ट्रिक से एक्स्ट्रा क्या आ चुका है? प्लस द अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स अगर लग गई तो उतना रिएक्शन और लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, उतना रिएक्शन और लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा रिएक्शन के लिए शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या हम इस डायग्राम से अगर R निकालेंगे सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा बेटा, ये काम आपके लिए छोड़ दिया गया है एज होमवर्क, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब इसमें चाहे 2 ब्लॉक्स हों या 3 ब्लॉक्स हों या उससे भी ज्यादा हो, आप इससे करेंगे डायरेक्टली हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक आपको स्पेशली MCQ अटेम्प्ट करने के लिए बताई जाती हैं, जो नीट में या JEE में MCQ क्वेश्चन आते हैं। अगर आप क्लास 11th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेटा क्लास 11th की प्रिपरेशन में अगर ये क्वेश्चन एज अ न्यूमेरिकल आया तो एज अ न्यूमेरिकल करने के लिए कभी शॉर्ट ट्रिक का यूज़ मत करिएगा, आप उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्लास 11th में टीचर आपको स्टेप मार्किंग भी देता है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे तो शायद आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं स्टेप मार्किंग खो देंगे, ठीक है। अब हम आज का नेक्स्ट केस देखते हैं और उस केस में हम ले आएंगे फ्रिक्शन को। अगर फ्रिक्शन आ गया इस सिस्टम में तो कैसे अटेम्प्ट करना है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट डी पार्ट की तरफ, और यहाँ पर हम इन्वॉल्व करेंगे फ्रिक्शन को 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए सीखते हैं। डेफिनेटली हम उसको फिर 3 या उससे ज़्यादा के लिए भी कर पाएंगे। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑफ मास M1 एंड सपोज अनदर ऑब्जेक्ट इज ऑफ मास M2, ओके। और मान लीजिए ये एक रफ सरफेस पर रखे हुए हैं, इस बार सरफेस रफ है, देखते हैं रफ सरफेस हमें कितना परेशान कर पाएगा। रफ सरफेस है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर होगा म्यू, दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लीजिए, ठीक है ना। और हमारे पास इस सिस्टम को धकेलने वाली एक फोर्स है, पुशिंग फोर्स है F। तो बेटा अगर ये फोर्स इसको इधर धकेल रही है, इसको ऐसे धकेल रही है लाइक दिस, है ना, ऐसे ले जा रही है, तो नीचे सरफेस रफ है तो वो अपोज करेगा ना,
फ्रिक्शन फोर्स का क्या काम है? इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अगर ये ऊपर वाला सरफेस इधर जाना चाहता है तो उस ऊपर वाले सरफेस को ऐसे फोर्स मिलेगी फ्रिक्शन की, तो वो यहाँ पर हो रहा है। इन दोनों ब्लॉक्स को अपने अपने हिस्से का फ्रिक्शन मिलेगा अपोजिंग फोर्स की फॉर्म में। मान लो M1 वाले मास के ब्लॉक को मिला F1 फ्रिक्शन और इसको मिलेगा ऐसे करके F2 फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन इस मोशन को अपोज करेगा। अब जब भी फ्रिक्शन आता है तो पहले बेटा ये चेक करते हैं कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग सकता है, पहले ये चेक करते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर हमारी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है तो मोशन ही नहीं होगा, और उसके इक्वल भी है तो भी मोशन नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट क्या है इसकी? रेस्ट है, ठीक है। तो वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा कब तक? जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए, है ना। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल है या उससे ज्यादा भी आ रही है हमारी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो मोशन ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। बट अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर डेवलप हो रही है वो कम रह गई अप्लाइड फोर्स F से, तो फिर मोशन होगा। आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और फिर हम नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम बन जाता है यहाँ पर कि हम टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करें। उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए तो जैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, दोनों ब्लॉक्स का बनाते हैं, M1 और M2, ठीक है। तो M1 का वेट नीचे लग रहा है M1G, M1G, उसको नॉर्मल रिएक्शन मिला ऊपर की तरफ N, ओके। M2 का भी बनाएंगे, उसका वेट नीचे लग रहा है M2G, इसको नॉर्मल रिएक्शन मिला N1। फोर्स जो पुश कर रही है वो F है, तो इसने इसके ऊपर एक्शन लगाया होगा इसी डायरेक्शन में, एक्शन लगाया R, इसके बदले इसको रिएक्शन मिल गया होगा R। अब आ जाओ फ्रिक्शन पे, क्योंकि सिस्टम इधर जाना चाहता है इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा ना, इसको यहाँ लगेगा फ्रिक्शन F1, यहाँ लगेगा फ्रिक्शन F2। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमें याद है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू एन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें म्यू दिया है ना, तो म्यू एन इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। याद रखिएगा, दिस इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम इस पे भी लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे, और F1 और F2 को कैलकुलेट करेंगे। n कितना है? यहाँ पर n N1 है, दैट इज इक्वल्स टू M1G, और यहाँ पर n को लिख लो N2, इसको आप कर लो N2, और N2 इज इक्वल्स टू M2G होगा, ठीक है। तो क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है ना, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, दैट इज व्हाई N1 इज इक्वल्स टू M1G। तो यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है, तो जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी नीचे लग रही होगी, N2 इज इक्वल्स टू M2G, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर F1 इज इक्वल्स टू म्यू N1, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया F1 इज इक्वल्स टू म्यू M1G, और यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा F2 इज इक्वल्स टू म्यू N2, और N2 की वैल्यू हो गई M2G। ये ऊपर से ये मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों जगह कैलकुलेट कर लिया है। तो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना बना बच्चों? टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बना यहाँ पर, टोटल फ्रिक्शन, टोटल फ्रिक्शन बना F1 प्लस F2, मतलब म्यू M1G प्लस म्यू M2G, तो M1 प्लस M2G, ये टोटल फ्रिक्शन मेरा यहाँ पर बन चुका है। अब तक इसको ध्यान से रखेंगे अभी हम। अब हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि इफ दिस टोटल फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स, तो इसका मतलब होगा नो मोशन, तो ये सिस्टम मूव ही नहीं करेगा, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ जाएगा जीरो, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मूव ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि इनिशियल स्टेट क्या थी इनकी? रेस्ट पर थी, तो फाइनली भी ये रेस्ट पर ही रहेंगे। अगर फ्रिक्शन बराबर भी आ जाए अप्लाइड फोर्स के, इक्वल भी आ जाए, तो भी ये रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये रह जाता है अप्लाइड फोर्स से कम, तो इट मीन्स अप्लाइड फोर्स ज्यादा है फ्रिक्शन फोर्स से, तो वो मोशन कराएगी और अपने डायरेक्शन में कराएगी, तो मोशन होगा और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा इस बार, ठीक है। मोशन विल बी देयर, और हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे और आर भी कैलकुलेट करेंगे, दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, अगर ये एफ अप्लाइड फ्रिक्शन, ये अप्लाइड फोर्स से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम रह गया मान, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब उसको चेक करते हैं। यहाँ तक तो चीजें क्लियर हुई है ना, चलिए इसको चेक करते हैं आगे। अब मुझे कैलकुलेट करना है आर, तो आर को कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने बताया ना कि जिस साइड से आपने अप्लाइड फोर्स लगाई है उसके अपोजिट एंड वाले ब्लॉक को सोल्व करो, आसानी से सोल्व होती हैं चीजें। तो M1 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम सोल्व करते हैं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम आगे दोबारा से बनाएंगे और इसको दोबारा से सोल्व करते हैं। देखिए, ये चीज जो मैंने आपको बताई हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है यहाँ पर, कि जिस एंड पर फोर्स लगाई है उससे पीछे वाले एंड पर जाओ,
उसको सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व होता है। m1 वेट बेटा नीचे m1 जी, नॉर्मल रिएक्शन इसको ऊपर मिल चुका है n1, और इसके ऊपर एक्शन लगा था r और फ्रिक्शन लग रहा है F1। एक्शन r यही तो कैलकुलेट करना है, और फ्रिक्शन F1। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सेलरेशन। अब हमें पता तो चली गया कि एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि हमने कंसीडर कर लिया है ये वाला पॉइंट। तो एक्सेलरेशन अगर आएगा तो एक्सेलरेशन का तो पॉइंट बहुत सिंपल है, टोटल फोर्स एक्टिंग, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है? अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ये स्मॉल f, या फिर आप इसकी वैल्यू लिख दो म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन टोटल मास। ये एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन काम कर रहा है। अब मैं लगाऊंगा यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसा कि हर बार लगाते हैं, और उसका गाना मुझे याद है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। नेट एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मुझे पता है, तो इस डायरेक्शन की फोर्स को पॉजिटिव लिखा जाएगा, और इस डायरेक्शन सॉरी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर जा रहा है ना, अप्लाइड फोर्स इधर है, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही आएगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाली फोर्स को पॉजिटिव लिखा जाएगा, और वो है r। तो मैं लिखूंगा r माइनस फ्रिक्शन, r माइनस F1 इज इक्वल्स टू ma। इसका मास बोलिए बेटा, इसका मास है m1 और इसका एक्सेलरेशन a। तो अभी r आ चुका है m1a प्लस F1, और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन में मैं a की वैल्यू लिख देता हूँ। m1 a की वैल्यू है f माइनस म्यू m1 प्लस m2g अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 प्लस m2। ये a की वैल्यू लिख दी है, प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1। F1 की वैल्यू पता है ना, म्यू m1g, वो भी लिख दो। तो F1 की वैल्यू म्यू m1g, वो भी लिख दो। तो मुझे रिएक्शन पता चल गया कितना लग रहा है यहाँ इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट पर, ठीक है। क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है? बिल्कुल है, शॉर्ट ट्रिक चेंज नहीं हुई है, शॉर्ट ट्रिक यही रहेगी। देखो, मास अहेड इनटू a प्लस अपोजिंग फोर्स, इस बार अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन है ना, इस बार अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन है, तो यही शॉर्ट ट्रिक है। आप ध्यान से देखिए इसको। अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं वर्ड्स में लिख सकता हूं ऐसे कि जो रिएक्शन है वो है इस वाले कॉन्टेक्ट पे, रिएक्शन लिखना है ना, इस वाले कॉन्टेक्ट पे। तो इस वाले कॉन्टेक्ट से आगे वाला मास कितना है? m1। आगे वाला मास m1 है ना, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो आगे वाला m1। तो मास अहेड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये रहा एक्सेलरेशन, प्लस द अपोजिंग फोर्स। अब अपोजिंग फोर्स कितनी है इसके लिए? F1, फ्रिक्शन F1, तो प्लस द अपोजिंग फोर्स। तो अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को समझ जाओ तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप इसका आंसर विद इन सेकंड्स कर सकते हो ना, इफ इट इज MCQ। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करो, ये लगा के 11th क्लास का क्वेश्चन कर रहे हो जहां पर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि भैया अकॉर्डिंग टू स्टेप्स आ जाओ, ठीक है। तो फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चेक करना कि पहले आप मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा वो चेक कर लो, उससे डिसाइड करोगे कि मोशन होएगा भी कि नहीं होएगा। मोशन होएगा तो फिर आप एक्सेलरेशन सोल्व कीजिए, आप नॉर्मल रिएक्शन बताइए, आप कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए, ठीक है, रिएक्शन बताइए। मोशन नहीं है तो फिर तो एक्सेलरेशन 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक्स हमने इस तरह के डायग्राम जब भी आएंगे, इस तरह के डायग्राम, वो चाहे 2 ब्लॉक्स के साथ आए, 3 ब्लॉक्स के साथ आए, वहाँ पर स्मूथ सरफेस मिले या फ्रिक्शन लगे, इस तरह के डायग्राम्स का पूरा ऑपरेशन, पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज हमने कर दी है। अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा हम इसको नहीं छोड़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। स्पेशली वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए, स्पेशली जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर को ध्यान से देखिए, ध्यान से इसके नोट्स बनाइए, शॉर्ट ट्रिक जो दी है उनको कॉपी करिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय।